Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Navigate. Well, till now we have seen some core concepts of English. As we all know, our paper are coming. So here to boost your practice, I have bought this series of previous year questions. Let's do some previous year questions and see कि हमने अभी तक जितने भी कोर के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं वो कितने अच्छे से हम पे करते बन रहे हैं. Now what you have to do is हियर आर फ्यू क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे व्यापम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो करूँगी एंड आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है. नाउ इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन देन आई विल एक्सप्लेन यू कि उस क्वेश्चन के आंसर तक हम कैसे पहुँचेंगे. हेयर इन वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच यू कैन कम टू दी सॉल्यूशन. सी एक तो तरीका होता है कि मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो मैं सही आंसर टिक कर दूँ, बट अगेन दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हेयर वी कैन डू ऑप्शन एलिमिनेशन, वी कैन डू स्मार्ट गेसिंग एंड देर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच वी कैन रीच टू आर करेक्ट आंसर. सो वी विल बी डिस्कसिंग दोज वेज एंड वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर. नाउ ऑल दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन रैंडमली पिक किए गए हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं. सो यू कैन बी 100% श्योर कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. Now, if you are easily able to score somewhat 80 to 90% by these questions, you can be sure that your English preparation is done and now you can move on to another topic. अगर आपके कुछ 70 to 80% क्वेश्चन सही होते हैं then you need to work hard. अगर उससे लो आप जा रहे हैं 50-60% पे then my friends you need to work really hard, क्योंकि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा. इंग्लिश एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. अगर यहाँ पे स्कोर नहीं किया देन इट्स अ लिटिल थिंग टू वरी अबाउट. बट चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे, कर लेंगे. तो शुरू करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ईडियम. ईडियम क्या होता है? ईडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियाँ. तो अब एक मुहावरा है पीस ऑफ केक. क्या मतलब होता है पीस ऑफ केक का? समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी सॉफ्ट, समथिंग वेरी स्वीट, समथिंग वेरी प्रिटी. क्या होता है? इट इज़ अ पीस ऑफ केक. इट इज़ अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है, इट इज़ अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है, एक सेकेंड ना, नोट खुल जाए मेरा. हाँ जी, पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी ईजी, समथिंग वेरी ईजी. इट इज़ अ पीस ऑफ केक या फिर केक वॉक या फिर पीस ऑफ केक या फिर पीस ऑफ पाई, ये सब होता है मेरा वेरी इजी थिंग. इट्स अ पीस ऑफ केक, आई कैन डू इट वेरी इजीली. इट्स अ केक वॉक, आई कैन डू इट वेरी इजीली. तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ वेरी इजी. चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए. कंप्लीट द इडियम विद द हेल्प ऑफ ही will help his brother. Blood is thicker than. अब एक इडियम है blood is thicker than. यहाँ पर क्या आएगा? रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ईगो, वाटर. blood is thicker than what? blood is thicker than water. जो खून के रिश्ते होते हैं वो पानी के रिश्तों से ज़्यादा गहरे होते हैं. तो he will help his brother. blood is thicker than water. चलिए वेरी गुड. बताइए मुझे नेक्स्ट का आंसर. क्राई वुल्फ का क्या आंसर होता है? क्राई वुल्फ इज अगेन एन ईडियम. क्राई वुल्फ इज अगेन एन ईडियम. और क्या होता है इस ईडियम का मतलब? क्या होता है क्राई वुल्फ का मतलब? क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है? शॉट इन एंगर, टीज समवन, रेज फॉल्स अलार्म या फिर अटैक समवन. क्या मतलब होता है? अच्छा, फॉल्स वुल्फ, बचपन में हम सब ने वो कहानी सुनी थी कि एक बच्चा होता है जो चिल्ला रहा होता है कि वुल्फ आया, बट वुल्फ नहीं आया होता है. एंड देन एक्चुअली वुल्फ आ जाता है और कोई उसकी बात नहीं मानता है. तो क्राई वुल्फ का मतलब होता है रेज फॉल्स अलार्म, है ना? झूठा चिल्लाना इज क्राई वुल्फ. चलिए वेरी गुड. क्राई वुल्फ इज रेज फॉल्स अलार्म. चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए मुझे. फिल इन द ब्लैंक. द पुलिस dash a thief this morning. The police dash a thief this morning. The police
पुलिस ने क्या किया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। अरेस्ट, अरेस्टेड, हैव अरेस्टेड या फिर अरेस्ट, क्या आएगा इसमें? आप मुझे सही आंसर बताइए, मैं आपको सबके मीनिंग बताती हूँ। चलिए, जब तक मैं आप सही आंसर कमेंट कर रहे हैं मैं आपको सबके मीनिंग बताती हूँ। कहाँ मेरा अरेस्ट यूज़ होगा, कहाँ मेरा अरेस्ट यूज़ होगा? जब भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूँगी, जब भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूँगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेरा जो सब्जेक्ट होता है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगल प्रेजेंट टेंस में अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इफ माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो मेरे वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड हो जाता है। तो मेरे वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड हो जाता है। देखिए, जब भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है तो मेरे वर्ब के साथ एस और ई एस जुड़ जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मैं लिखूंगी राम गोज टू मार्केट। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, राम गो टू मार्केट। बताइए, सेंटेंस नंबर 1 सही है, सेंटेंस नंबर 2 सही है? राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, जो क्योंकि इस सेंटेंस में राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। अब राम बाजार जा रहा है में जो मेरा राम है वो हो गया है मेरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा हो गया है? सिंगुलर, और सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जब मेरा सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट होगा मेरा सिंगुलर, तो वर्ब के साथ गो जो मेरा वर्ब था उसके साथ एस ई एस ऐड हो जाता है ना? तो ये हो गया है अरेस्ट और ये हो गया है अरेस्ट। अब द पुलिस जो है वो है मेरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद मैं यूज़ करती हूँ प्लूरल। तो यहाँ पे अरेस्ट तो नहीं ही होगा, तो ये आंसर तो कट हो गया। अच्छा, द पुलिस अरेस्ट दी थीफ दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मतलब काम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये भी नहीं हो गया, मतलब पास्ट टेंस में आएगा। पास्ट टेंस में आएगा तो अरेस्टेड मेरा सही हो जाएगा, पास्ट टेंस में आएगा तो अरेस्टेड मेरा सही हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए, दी पुलिस अरेस्टेड द थीफ दिस मॉर्निंग, चूंकि पास्ट टेंस में था तो मेरा अरेस्टेड आ गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, ही डैश माई कार व्हेन दिस हैपेंड। ही डैश माई कार व्हेन दिस हैपेंड, कौन सा वाला टेंस आएगा इसमें? रिपेयर्स, वॉज रिपेयरिंग, रिपेयर, हैज रिपेयर्ड। अच्छा, अगर मेरा सिंपल पास्ट होता, अगर मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा रिपेयर्स। अच्छा, वॉज रिपेयरिंग आएगा मेरा पास्ट टेंस में, रिपेयर आएगा मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो, ही तो सिंगुलर है तो रिपेयर तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हैपेंड। हैपेंड मुझे बता रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, तो रिपेयर्स भी नहीं आएगा। तो अब या तो आएगा रिपेयर्ड, तो वॉज रिपेयरिंग मेरा पास्ट टेंस में है, वॉज रिपेयरिंग मेरा पास्ट टेंस में है। हैज़ है मेरा प्रेजेंट में, हैज़ रिपेयर्ड है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरा सही आंसर होगा वॉज रिपेयरिंग। ही वॉज रिपेयरिंग माई कार व्हेन दिस एक्सीडेंट हैपेंड, है ना? वो मेरी कार रिपेयर कर रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ। चलिए वेरी गुड, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, he could not complete his work because the bank was closed। किस तरीके का सेंटेंस है ये? आइडेंटिफाई दी गिवन सेंटेंस। हमें इसमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। he could not complete his work because the bank was closed। चूँकि बैंक बंद था तो वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। किस तरीके का सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है, ये सिंपल है, कौन सा है ये? अच्छा चलिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं।
तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं, तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। जब मैं कंजंक्शंस की बात करती हूँ तो कंजंक्शंस में तीन तरीके के सेंटेंस आते हैं। एक होता है सिंपल, अगर मैंने बोला राम इज गोइंग टू बैंक, तो ये हो गया है मेरा सिंपल सेंटेंस। राम इज गोइंग टू बैंक, ये हो गया है मेरा सिंपल सेंटेंस, जिसमें मेरा एक मेन क्लॉज होता है। अगर इसी में मैं बोल दूँ राम एंड श्याम आर गोइंग टू बैंक, वो भी मेरा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, जिसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है, उसको मैं सिंपल सेंटेंस बोल देती हूँ। अच्छा, इसी को अगर मुझे बनाना है कंपाउंड, तो कंपाउंड में मैं दो मेन सेंटेंस को जोड़ देती हूँ, जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल एंड आफ्टर स्कूल ही विल गो टू मार्केट। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल and after school he will go to market। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए हैं, एक मुझे बता रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, एक मुझे बता रहा है कि राम मार्केट जा रहा है। दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, तो ये हो गए हैं मेरे कंपाउंड सेंटेंस। चलिए, वेरी गुड। अब आता है मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, I could not submit this check to the bank. I could not submit the check to the bank because the bank was closed. I could not submit the check. I could not submit the check because the bank was closed। अब अगर मैं बोलती हूँ सिर्फ cause the bank was closed, अगर मैंने बोला सिर्फ the bank was closed, तो आपको समझ में नहीं आया। बैंक was closed तो क्या, बैंक बंद था, तो मैं क्या करूँ? ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है मुझे। तो जो सेंटेंस मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जो आगे वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम कह देते हैं डिपेंडेंट। अब अगर एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, तो वो हो जाता है मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये होते हैं मेरे तीन टाइप के सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। चलिए अब देखते हैं ये क्या लिखा है। ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क बिकॉज द बैंक वॉज क्लोज्ड। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा मेरा? ये होगा मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये होगा मेरा कॉम्प्लेक्स। क्यों है ये कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसमें मेरा फर्स्ट सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट है पर सेकंड सेंटेंस मेरा डिपेंडेंट है, इसीलिए ये होगा कॉम्प्लेक्स। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He could not complete his work because the bank was closed is a complex sentence. Next, wow, what a beautiful picture. Wow, what a beautiful picture. कौन सा सेंटेंस है ये बताइए? सिंपल या फिर एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव? सिंपल हम देख चुके हैं सिंपल क्या होता है। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कोई क्वेश्चन तो हम पूछ नहीं रहे हैं। फिर डिक्लेरेटिव जहाँ पर आप कोई डिक्लेरेशन कर रहे हो, यहाँ पर आप कोई डिक्लेरेशन भी नहीं कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी। ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी, जहाँ पर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, जहाँ पर यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। तो दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। अब आपको बताना है इन सब में से ऑड वन कौन सा है। अब आपको बताना है कि इन सब में से ऑड वन कौन सा है। चलिए बताइए, इनमें से ऑड वन कौन सा है? न्यू, एंशिएंट, नोवेल, फ्रेश। न्यू, एंशिएंट, नोवेल, फ्रेश। न्यू का मतलब होता है नया, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, पुरखों के ज़माने का, दादा परदादा के ज़माने का मतलब कि एंशिएंट। नोवेल मतलब भी फ्रेश होता है और फ्रेश मतलब भी फ्रेश होता है। तो इसमें ऑड तो हो गया है मेरा एंशिएंट, एंशिएंट मतलब कि पुराना, तो एंशिएंट हो गया है मेरा ऑड वन। चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन सेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन यू हैव टू टेल मी द ऑड वन आउट। क्या होगा इसमें से ऑड? क्या होगा इसमें से ऑड? टाइनी, माइन्यूट, लिटिल, मैसिव। टाइनी मतलब छोटा,
माइन्यूट मतलब छोटा, लिटिल मतलब छोटा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा। तो यहाँ पे मैसिव मेरा हो गया है ऑड वन आउट, मैसिव मेरा हो गया है ऑड वन आउट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर का क्या सिनोनिम होता है, टॉर्चर का क्या सिनोनिम होता है। टॉर्चर मतलब कि किसी को हर्ट करना, टॉर्चर मतलब कि किसी को हर्ट करना, किसी को प्रताड़ित करना, उसको हम कहते हैं टॉर्चर करना। तो टॉर्चर का सिनोनिम क्या होगा, एगोनी, सूद, ईज, कंफर्ट। चलो अब देखो, अगर मुझे ये जो मेरा टॉर्चर है, टॉर्चर का सिनोनिम होगा, टॉर्चर का सिनोनिम होगा एगोनी, टॉर्चर का सिनोनिम होगा एग्नी, क्योंकि एग्नी का भी मतलब होता है हर्ट करना और टॉर्चर का मतलब भी होता है हर्ट करना, प्रताड़ित करना। पर अगर मुझे एग्नी का मतलब नहीं भी पता है तो भी मुझे टॉर्चर का मतलब तो पता है। अब यहाँ पे मुझे पता है सूद करना मतलब किसी को, सूद करना मतलब किसी को कंफर्ट करना, ईज करना मतलब अगेन किसी को कंफर्ट करना, और कंफर्ट करना मतलब कि कंफर्ट करना। तो ये तीनों तो हो गए सिनोनिम्स, ये तीनों तो हो गए सिनोनिम्स। तो ये तीनों तो मेरे कैसे भी नहीं हो सकते हैं, तो बचा क्या, एगोनी। तो एगोनी ही होगा। तो अगर मुझे टॉर्चर का भी मतलब नहीं पता और एगोनी का भी मतलब नहीं पता तो भी मैं सही आंसर तक पहुंच सकती हूँ। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। नाउ इन टर्म्स ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, कई बच्चे मुझे कहते हैं मैम मेरा वोकैबुलरी थोड़ा वीक है, सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट थोड़ा सा वीक जाता है, मैम क्या करें। तो देखिए डरिए मत, टेंशन मत लीजिए। आपने यहाँ पे देखा बिना पर्याप्त नॉलेज के भी आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, जिसको कहते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस सिनोनिम्स होते हैं, तो एक बार अच्छे से ऑप्शन भी पढ़िए, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यू कैन बी श्योर कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट। अगेन आपको ऑड बताना है मुझे। डेस्क, टेबल, चेयर, बैग। क्या है ऑड, डेस्क, चेयर, टेबल, बैग। तो द ऑड वन इज बैग। डेस्क और टेबल चेयर, टेबल चेयर एक सेट होता है और टेबल के ही टॉप को हम डेस्क बोल देते हैं, पर बैग एक अलग से चीज़ आ जाती है। तो बैग यहाँ पे मेरा ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट बताइए, चलिए नेक्स्ट बताइए। जॉग, स्प्रिंट, कफ, रन। जॉग, स्प्रिंट, कफ, रन। क्या होगा इसमें ऑड, जॉग मतलब कि स्लो रन, जॉग मतलब कि स्लो रन। स्प्रिंट मतलब कि जो छोटी दूरी की रेस होती है, जो छोटी दूरी की रेस होती है उसको स्प्रिंट बोलते हैं। रन मतलब कि दौड़ना, और कॉफ मतलब कि खांसना। तो खांसना मेरा, कॉफ मेरा हो गया है ऑड वन, कॉफ मेरा हो गया है ऑड वन। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, बैडमिंटन। क्या होगा इसमें से ऑड वन, फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, बैडमिंटन। फुटबॉल में 2 टीम होती हैं, क्रिकेट में 2 टीम होती है, रग्बी में 2 टीम होती है, बैडमिंटन में 2 टीम होती है। पर फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, रग्बी में 11 प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन में या तो 1-on-1 खेला जाता है या तो फिर 2-on-2 के प्लेयर होते हैं। तो बैडमिंटन मेरा ऑड वन आउट यहाँ पे हो जाएगा। बैडमिंटन वुड बी माई ऑड वन आउट। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का ये सेंटेंस है। मे आई बोरो अम्ब्रेला, मे आई बोरो अम्ब्रेला। वैसे तो यहाँ पर आएगा मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, पर चलो ठीक है, मे आई बोरो अम्ब्रेला। तो मे आई बोरो अम्ब्रेला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन एंड जेम्स वेंट टू द पार्क। जॉन एंड जेम्स वेंट टू द पार्क। बताइए किस तरीके का सेंटेंस है ये हो जाएगा मेरा सिंपल सेंटेंस, ये हो जाएगा मेरा सिंपल सेंटेंस। एक ही इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, मेन सेंटेंस है, तो इट इज माई सिंपल सेंटेंस। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, वन सेक। The meal she cooked was, the meal she cooked was, fill in the blanks। बताइए क्या आएगा इस fill in the blanks में। The meal she cooked was dazzling, fresh, delicious, glycerin।
द मील शी कुक्ड वॉज डिलीशियस. उसने जो खाना बनाया वो बहुत ही टेस्टी था, यमी था, टेस्टफुल था, फुल ऑफ टेस्ट था. तो इट वुड बी डिलीशियस. द मील शी कुक्ड वॉज डिलीशियस. चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए मुझे आप. द मील शी कुक्ड वॉज डिलीशियस. विच ऑफ द गिवन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली. बताइए इनमें से कौन सा शब्द सही स्पेल हुआ है. डिसअपॉइंट की क्या सही स्पेलिंग होती है. डबल ए आता है, डबल पी आता है, क्या आता है, डबल एस आता है. द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिसअपॉइंट इज DISA डबल POINT. DISA डबल POINT. तो स्पेलिंग नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए वेरी गुड. नेक्स्ट बताइए डिसअपॉइंट के बाद क्या है. डेस्परेट. डेस्परेट की सही स्पेलिंग क्या होती है. बताइए डेस्परेट की सही स्पेलिंग क्या होती है. डेस्परेट की सही स्पेलिंग होती है DESPERATE. डेस्परेट. तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. चलिए वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा स्पेलिंग में ना आई विल टेल यू वन ट्रिक. स्पेलिंग में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन तो होते ही हैं. आप 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पढ़ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वर्ड क्या है. वर्ड क्या है एक बार आपको ये पता चल गया, उसके बाद वो वर्ड की स्पेलिंग आप खुद लिख लीजिए. साइड में वो जो 4 स्पेलिंग्स हैं, इन 4 स्पेलिंग्स पे ऐसे हाथ रख करके साइड में खुद से वो स्पेलिंग लिख लीजिए. जब आप साइड में खुद से वो स्पेलिंग लिख लेंगे तब आप सही स्पेलिंग तक पहुंच सकते हैं, है ना. वरना 4 स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करती हैं अपन को. दिस इज वन ऑफ द ट्रिक विच आई यूज. चलिए अगला देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. Yesterday I dashed my hand while chopping vegetables. Yesterday I dashed my hand while chopping vegetable. क्या आएगा इसमें. Cutted, cutting, has cut या cut. Yesterday I क्या आएगा इसमें. Yesterday I cut my hand. Yesterday I cut my hand while chopping vegetable. कल मैंने अपना हाथ कट कर लिया था वेजिटेबल्स चॉप करते करते. ठीक है. अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट क्या है. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस. क्यूरियस का सिनोनिम क्या होता है बताइए. क्यूरियस का सिनोनिम क्या होता है. इंक्वायरिंग, ऑर्डिनरी, इंडेफिनेट या फिर कॉमन. क्या होता है बताइए. अच्छा क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु. क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, जिसे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो, जिसे बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी हो, उसको हम कहते हैं क्यूरियस. तो क्यूरियस का हो जाएगा इंक्वायरिंग. वो इंसान जो बहुत सारी इंक्वायरी कर रहा है उसको हम कह देंगे क्यूरियस. ठीक है. चलिए नाउ दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस. अगर इन क्वेश्चंस में से आप somewhat 80 to 90% कर रहे हैं, your English is good and you can score good in your exam. अगर आप somewhat 60 to 70% स्कोर कर रहे हैं, you need to work a little hard for English. थोड़ी सी मेहनत से आप इंग्लिश इम्प्रूव कर लेंगे. अगर आपके 50% से ऊपर आ रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. 50% से नीचे आ रहे हैं तो हमें जम के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. आपने देख लिया कितने ईजी क्वेश्चन आते थे. ये क्वेश्चन लाने का मेन मोटो था कि आपको पता चल जाए कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए. नाउ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन. इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, डू कमेंट इट डाउन बिलो. ओके चलिए दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच.